इसमें क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रूल लिखा गया है कि सोसाइटी या लोगों की जो बेसिक्स जो है पूरी हो जाए, इसलिए वो लोग गवर्नमेंट को कुछ फूड ग्रेन्स, एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड करना चाहिए, जो प्रियम्बल को सपोर्ट करता है, जो मतलब फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो हर एक टेक्स्ट बुक में रहता है उसको सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो इसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है हर एक सेक्शन में फंडामेंटल राइट का। फिर स्टेट, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट और पॉलिसी, ठीक है, जो गवर्नमेंट को ज्वाइन करते ताकि लोगों का जो डिज़ायर जो है पूरा हो सके। द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट to fulfill the aspiration of a society and create a condition for a juster society। कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन ये है कि गवर्नमेंट जो है लोगों की जो डिज़ायर जो है, लोगों का बेसिक नीड जो है वो पूरा कर सके, ताकि सोसाइटी जो है एटलीस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट वाला लाइफ जी सके, वैसा वैल्यूबल लाइफ जी सके जैसा वो जीना चाहते हैं। What does it take to write nice thing in the constitution? What is the point in writing down lofty aspiration and goal if they cannot change the life of the people? तो इसमें ये लड़की जो पर्दे के पीछे है वो बोल रही है कि इतने अच्छे अच्छी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इतने ये सभी आइडियल बातें हैं, ये सब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे और लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, गोल पूरा नहीं हो सकता है, तो ये क्या फ़ायदा है कॉन्स्टिट्यूशन का। एनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution are not only rules and regulation controlling the power of the government, they also give power to the government for pursuing collective good of the society। Constitution सिर्फ एक रूल्स या रेगुलेशन ही नहीं है गवर्नमेंट के पावर को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि ये गवर्नमेंट को पावर देता है ताकि सोसाइटी की ज़रूरत को पूरा कर सके। Constitution of South Africa assign many responsibility to the government। It wants the government to take the measure to promote conservation of nature, make effort to protect person or protect or group subjected to unfair discrimination, and provide that the government must be progressively ensure adequate housing to all, healthcare, etc। तो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि गवर्नमेंट जो है साउथ अफ्रीका को, उनकी जिम्मेदारी है कि वो नेचर का कंजर्वेशन को प्रमोट करे, लोगों का लाइफ और ग्रुप के जो लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करे। फिर जो भी अनफेयर डिस्क्रिमिनेशंस है, कलर के लिए हो, भेदभाव हो, उनको ख़त्म कर सके, और गवर्नमेंट जो है प्रोग्रेस कर सके, वो लोगों की जो ज़रूरत है जैसे कि घर होना, हेल्थ केयर होना, ये सब बेसिक्स जो है पूरा कर सके। इन द केस ऑफ इंडोनेशिया ऑल्सो द गवर्नमेंट एंजॉय टू एस्टैब्लिश एंड कनेक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम। इंडोनेशिया के केस में भी गवर्नमेंट जो है उनको भी जिम्मेदारी दिया गया है कि वो नेशनल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सके लोगों को। द इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द पुअर एंड डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। इंडोनेशिया कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रूल बना के रखा है कि जो गरीब है या ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको उनका ध्यान दे, उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, तो लोगों का खुद का पहचान। फाइनली एंड perhaps even most important, और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है सोसाइटी में हर इंसान का अपना खुद का आइडेंटिटी या अपनी खुद की पहचान को एक्सप्रेस करना। दिस मीन द पीपल एज अ collective entity come into being only through the basic constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, वो तो मतलब हर इंसान का जो भी आइडेंटिटी है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक्सप्रेस हो सकता है। इट इज़ बाय अग्रीइंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्नड। तो ये बेसिक नॉर्म है कि कैसे गवर्नमेंट को गवर्न करना चाहिए। हु शुड बी गवर्न, दैट द वन फॉर्म अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, किसको गवर्न करना चाहिए ताकि कलेक्टिव आइडेंटिटी को फॉर्म कर सके। वन हैज़ मेनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटी, हर इंसान हर सेट का अपना अपना पहचान रहता है।
that exists prior to a constitution जो constitution के लिए important है. But by agreeing to certain basic norms and principle, one constitutes one's basic political identity. तो बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स को अग्री करके एक कॉन्स्टिट्यूट में बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होता है. सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क विद इन द विच वन परस्यू इंडिविजुअल एस्पिरेशन. दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म जो है वो ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क है जो एक इंसान अपना एस्पिरेशन गोल्स और फ्रीडम को पूरा करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन सेट authoritative constraint upon what one may or may not do. कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी को लिमिटेशन दे रखा है कि वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते. इट डिफाइन द फंडामेंटल वैल्यू दैट वी मे नॉट ट्रेसपास. तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे फंडामेंटल ये वैल्यू यही है कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रेसपास ना कर सके, मतलब लोगों के लाइफ को प्रॉपर्टी को इंटरफेयर ना करे. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव वन अ मोरल आइडेंटिटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट को एक मोरल आइडेंटिटी देता है. थर्ड एंड फाइनली इट मे बी द केस दैट मेनी बेसिक political moral values are now shared across different constitution tradition. थर्ड ये भी है कि जो बेसिक बहुत सारे बेसिक पॉलिटिकल मोरल वैल्यू जो है वो अभी आपस में हर एक कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन में शेयर हो रहा है. If one look constitution around the world, they differ in many respects. अगर आप पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो हर एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे एंजॉइन इन मैनी प्रोसीजरल डिटेल. तो गवर्नमेंट के फॉर्म में बहुत सारे तरीके से ये डिटेल में ज्वाइन होता है. बट दे ऑल्सो शेयर अ गुड डील, लेकिन वो अच्छा खासा भी शेयर करता है. Most modern constitutions create a form of government that is democratic. In some respect, most claim to protect certain basic rules. But constitutions are different in the way they embody conception of national identity. बहुत सारे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट को फॉर्म बनाती है और डेमोक्रेटिक रहती है और वो अपने बेसिक्स राइट्स को प्रोटेक्ट करने का दावा देता है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग अलग तरीके का रहता है और वो डिपेंड होता है पूरा उस देश का उस राष्ट्र का पहचान के ऊपर. मोस्ट नेशन आर एन amalgamation ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस. तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल ट्रेडिशन का मिक्सचर है. They are weave together the diverse group that reside within the nation in different way. और इसीलिए ये डाइवर्स ग्रुप जो है उनके खुद के राष्ट्र में काफ़ी अलग अलग तरीके से रहते हैं और काफ़ी इन लोगों का बहुत कॉम्प्लेक्स है मिक्सचर. फॉर एग्जांपल जर्मन आइडेंटिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकली जर्मन. तो जर्मनी में जो लोग हैं उनका एथनिक जर्मन ही था. तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी. तो वो जर्मन को कॉन्स्टिट्यूशन ने आइडेंटिटी एक्सप्रेस किया. देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी अ क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरे हाथ में ये तय करके रखा था कि लोगों का सिटीजनशिप जो है वो आइडेंटिटी या एथनिक की बेस पे नहीं होगा. डिफरेंट नेशन एम्बॉडी डिफरेंट कंसेप्शन of what the relationship between the different region of nation and central government should be. और बहुत सारे अलग अलग नेशन में एक ऐसा एक कंसेप्शन बनाया है कि किस तरीके का रिलेशन रहेगा अलग अलग राज्य के लोगों के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ. दिस रिलेशन कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री. तो वो जो रिलेशन है सोसाइटी का मतलब नेशन का एक राष्ट्र का सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को नेशनल आइडेंटिटी माना जाएगा कंट्री का. यहाँ पे देखिए ये है एक कार्टून. Now that they have agreed to join hands, we expect a constitution very soon. ये बगदाद मतलब ईरान का है. यहाँ पे शियास बोल रहे I have got the paper, I will write it. फिर यहाँ पे सुन्नी बोलता I got the pen, I should write it.
यहाँ पे कर्ज बोलता है आई गॉट द इंक लेट मी राइट इट. The writing of the new Iraqi constitution after the collapse of Saddam Hussein regime saw a lot of conflicts between the different ethnic groups in the country. What do these different people stand for? Compare the conflict depicted here what they depict in earlier cartoon for the European Union and Indian. तो ये जो इराक जो था वो सद्दाम हुसैन का डिक्टेटरशिप में था. तो वो उसके जाने के बाद ईरान जो है इराक जो है अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. तो बहुत सारे वहाँ के जो एथनिक लोग थे शिया सुन्नी कर्स उनके बीच में बहुत झगड़ा होने लगा कि पावर किसको मिलना चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए इराक को चलाने के लिए. चेक योर प्रोग्रेस. तो यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस में क्या करना है. Here are some provision of Indian and other constitutions. For each of these, write the function that this provision perform. The government cannot order any citizen to follow or not to follow any religion. Limitation on the government of the power. Government must try to reduce inequality in income and wealth. ठीक है तो ये प्रोविज़न प्रोवाइड किया है. प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. नहीं ऐसा नहीं होता लिमिटेशन है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ दैट एवरीवन हैज़ टू ओबे. हाँ वो सच है. इंडियन सिटीजनशिप इज़ नॉट लिमिटेड टू पीपल ऑफ एनी रेस कास्ट और रिलीजन. हाँ वो भी सही है. तो ये सब जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है. नाउ नेक्स्ट इज़ the authority of a constitution. We have outlined some of function a constitution perform. This function explain why most society have constitution. But there are three further questions we can ask about constitution. तो constitution का authority, constitution का power. We have outlined what is a constitution, how effective is a constitution, is constitution just. In most country, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norm it should follow. तो बहुत सारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं. इसमें स्टेट के बारे में और स्टेट कैसे चलना चाहिए ये सब लिखा है. बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए. When we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document. कभी भी हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें करते हैं तो हम इसे डॉक्यूमेंट की तरह रिफ़र करते हैं. But some countries, the United Kingdom for instance, do not have one single document that can be called a constitution. लेकिन यूनाइटेड किंगडम ऐसा देश है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल पेज भी उनके पास नहीं है. जबकि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बुक है. Rather, they have a series of document decisions that taken collectively are referred to as constitution. तो जो डॉक्यूमेंट डिसीजन लिया जाता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन अबव. तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है डॉक्यूमेंट्स है या डॉक्यूमेंट का सेट है जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करना चाहती है करवाना चाहती है जैसे मेंशन किया ऊपर. फिर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर. लेकिन ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी दुनिया में वो सिर्फ पेपर में एग्जिस्ट करता है. दे आर मियर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन पार्चमेंट. तो ये सिर्फ लिखा हुआ शब्द पेपर में लिखा गया है. देखिए प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं होता है. द क्रूशियल क्वेश्चन इज़ हाउ इफेक्टिव इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है. व्हाट मेक इट इफेक्टिव. कॉन्स्टिट्यूशन को क्या इफेक्टिव बनाता है. व्हाट इंश्योर दैट इट हैज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल. क्या हम कैसे हम तय कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों के लाइफ पे कुछ रियल असर करता है
मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो अ, वो एक मतलब एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बहुत सारा फैक्टर रहता है। मोड ऑफ प्रomulgations। मोड ऑफ प्रomulgation, प्रomulgation का मतलब प्रोक्लेम करना, मतलब लोगों को बताना, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना। दिस रिफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम इन टू बींग। तो ये रिफ़र करते कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आता है। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया और किस अथॉरिटी ने कैसे उसको किस तरीके से बना। इन मैनी कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with them। ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो ज़्यादातर मिलिट्री लीडर ने बनाया, ऐसा लीडर ने बनाया जो जिनका नाम अच्छा नहीं है, जो लोग बदनाम है, और उन लोग का ऐसा एबिलिटी नहीं है कि वो सोसाइटी को एक साथ लेके एक अच्छा पीसफुल सोसाइटी बना सके। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट are the constitution which were created in the aftermath of popular national movement। लेकिन दुनिया में सबसे बेस्ट और सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट जैसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिन्होंने जो उन्होंने नेशनल मूवमेंट, पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के बाद एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट, इनको सबसे सक्सेसफुल बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है पूरी दुनिया में। Although India's constitutions were formally created by a Constituent Assembly between December 1946 and November 1949, वैसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच में, मतलब 2 साल तक बनाया था। It drew upon long history of nationalist movement and had a remarkable ability to take along different section of Indian society together। तो ये सब जो है किसने किया, ऐसे नेशनलिस्ट मूवमेंट ने जिनका बहुत लंबा इतिहास था, लोगों को, इंडियन सोसाइटी को एक साथ लेके चलने का। What do people do if they find out that their constitution is not just? What happened to people when a constitution exists only on paper? लोग क्या करेंगे अगर लोगों को पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसे ही किसी काम का नहीं, और लोग क्या करेंगे कि अगर उनको समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पेपर में एग्जिस्ट करता है ना कि रियल लाइफ में। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इनॉर्मस लेजिटिमेसी फ्रॉम the fact that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate, command the respect of a wide cross section of society, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power। तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लेजिटिमेसी बनाया था कि लोग जो है पब्लिक क्रेडिबिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं, उनका पास कैपेसिटी है नेगोशिएट करने को, कमांड करने को, रिस्पेक्ट पूरी सोसाइटी में। ठीक है, और वो लोगों को कन्विंस कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है उनके पर्सनल पावर के लिए। उन्होंने कन्विंस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है उनके पर्सनल पावर को अपग्रेड करने के लिए। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम। जो फाइनल डॉक्यूमेंट बना उसने पूरे नेशन का जो अवेयरनेस है वो रिफ्लेक्ट किया उस ज़माने में। Some countries have subjected their constitution to a fully fledged referendum where all the people vote on desirability of a constitution। कुछ कंट्री ऐसे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कंट्रीज़ में उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पूरा लॉ है
वेर ऑल द पीपल वोट ऑन डिजेबिलिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे लोग जो है उसी चीज़ को वोट करते हैं जो अपने मतलब जो डिज़ायर है उसी को ही वोट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू सच ए रेफरेंडम, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस तरीके से लॉ नहीं बना, but nevertheless carried enormous public authority because it had the consent and backing of leaders who were themselves popular. लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो पॉपुलर लीडर लोगों की वजह से बना, ठीक है। और ऐसे जो पब्लिक अथॉरिटी थे उन्होंने लोगों को जागरूक बनाया। और उस ज़माने में लोगों के बीच में भी ये सब लीडर्स का नाम बहुत अच्छा था और लोग उनको बहुत मानते थे। ऑल दो द कॉन्स्टिट्यूशन itself was not subjected to referendum, वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई भी लॉ बनाता नहीं है। द पीपल adopted it as their own by abiding by its provision, तो लोगों ने अपने आप ना इस प्रोविज़न को अपनी ज़िंदगी में लाना स्टार्ट किया। therefore the authority of people who enact the constitution helped determine part its prospect for success, तो जो लोगों के जो अथॉरिटी जो है वो एस्टेब्लिश करते कॉन्स्टिट्यूशन को ताकि वो पूरा हो सके। डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल, तो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक डिबेट हुआ था। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ऑलवेज एन ईजी एंड स्मूथ अफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना इजी और सरल काम नहीं है। नेपाल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, तो इसका एग्जांपल है नेपाल। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया था। 1948, since 1948 Nepal has had 5 constitution in 1948, 1951, 1959, 1962 and 1990। नेपाल ने अपना खुद का 5 कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अलग अलग साल में, 1948 में, 1951, 1959, 1962 और 1990 में। पर ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूशन वर ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ नेपाल, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसने बनाया था? नेपाल के राजा ने। द 1990 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन, दो द किंग कंटिन्यू टू होल्ड द फाइनल पावर इन मेनी रिस्पेक्ट। 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और जिसने बहुत सारे पार्टी का कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन नेपाल के राजा जो थे फाइनली उनके पास ही पावर था। फॉर मेनी ईयर्स नेपाल वॉज फेस विद मिलिटेंट पॉलिटिकल एजिटेशन फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द गवर्नमेंट, बहुत सालों तक नेपाल ने मिलिटेंट का सामना किया, पॉलिटिकल पॉलिटिकल फ्रेंड्स जो थे, ठीक है, उसका सामना किया, जो मतलब गवर्नमेंट का हुलिया बदल रहा था। द मेन इशू वॉज द रोल ऑफ मोनार्की इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन का वो है मोनार्की का रोल, वो है एक राजा का रोल, कि राजा क्या रोल निभाता है नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। सम ग्रुप्स इन नेपाल वांटेड टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की, नेपाल में ऐसे कुछ ग्रुप थे जो मोनार्की के इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करना चाहते थे एंड एस्टैब्लिश रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और नेपाल में वो रिपब्लिक फॉर्म का गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। अदर्स बिलीव दैट इट मे बी यूजफुल टू शिफ्ट टू लिमिटेड मोनार्की विद अ रिड्यूस रोल फॉर द किंग, कुछ ये भी विश्वास रखते थे कि मोनार्की का जो पावर जो है, ठीक है, राजा का जो रोल है वो कम करना चाहिए। द किंग हिमसेल्फ वॉज नॉट रेडी टू गिव अप हिज पावर, और वहाँ का जो राजा था वो खुद अपना पावर जो है वो देना नहीं चाहते थे। ही टुक ओवर ऑल द पावर इन अक्टूबर 2002, फिर उन्होंने सब पावर जो है छोड़ दिया 2002 में। Many political party organization demanded the formation of new constitution assembly, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ऐलान किया। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट वाज इन द forefront of the struggle for popularity elected constituent assembly, जो नेपाल में एक कम्युनिस्ट पार्टी जिसको माओइस्ट बोलता है वो सबसे आगे था कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए।
Finally, under the pressure of popular agitations, the king had to install a government acceptable to the agitating parties. फिर माओविस्ट जो थे वो ऐसे पार्टी थी जो काफ़ी वायलेंटली पूरे गवर्नमेंट को पूरे मतलब नेपाल को डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है। फिर उसी माओविस्ट पार्टी ने राजा का जो जगह है पावर जो है उसको हमेशा के लिए निकाल दिया। इन 2008 नेपाल emerged as a democratic republic। नेपाल जो है 2008 में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया जैसे माओविस्ट ने नेपाल के राजा को पावर से निकाल दिया। फाइनली नेपाल अडॉप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 2015। फाइनली नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 2015 में। राजा ने तो था गवर्नमेंट बनाया था ताकि वो पार्टीज को एक्सेप्ट कर सके जो डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन वो पार्टी ने उनको ही निकाल दिया। फिर द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशंस।